नमस्कार, मैं हूं आरसी शुक्ल और आप देख रहे हैं IBN 7। अपने देश में एक बड़ा परिवार है, 12 करोड़ लोगों का परिवार, और उस परिवार को गायत्री परिवार कहते हैं। और गायत्री परिवार के जो मुखिया हैं डॉक्टर प्रणव पांड्या जी इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है IBN 7 में। डॉक्टर साहब, एक नया परिचय आपका होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आपको राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है, आपको बधाई दे दूं? बधाई तो मैं कैसे कहूँ, करीब 2-3 दिन पहले की बात है जब नामित किया गया माननीय राष्ट्रपति जी के द्वारा। निश्चित रूप से प्रधानमंत्री की सिफारिश पर ही नामित किया गया। तो राज्यसभा में मनोनीत सदस्य के रूप में जब मेरा नॉमिनेशन हुआ, उस समय मैंने सबसे राय ली, सब सहयोगियों से राय ली। तो सभी लोग ये चाहते थे कि मिशन का संदेश वहाँ पहुँचे, गायत्री परिवार संस्था का जो संदेश है, विचार क्रांति का संदेश है, वहाँ पहुँचे। और धीरे धीरे मेरी समझ में ये आने लगा कि ये शायद मैं वहाँ जाऊँ तो भी नहीं पहुँचा पाऊँगा, क्योंकि वहाँ की स्थिति ऐसी नहीं है। तो मैंने आज फिर डिसीजन फिर से ये लिया है कि मैं शपथ नहीं लूँगा और मैं इस पद को ग्रहण नहीं करूँगा। आप ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहे हैं हमें जी कि आप राज्यसभा में नहीं जाएंगे? राज्यसभा में नहीं जाऊँगा। आप ये प्रस्ताव ठुकरा रहे हैं? मैं इस प्रस्ताव को इसलिए ठुकरा रहा हूँ कि मैं इसको मॉरली और स्पिरिचुअली मैं सही समझ रहा हूँ। मतलब आप राज्यसभा में नहीं जाएंगे? मैं राज्यसभा में नहीं जाऊँगा। राज्यसभा से दूर रहकर मैं जो काम कर सकता हूँ वो इससे करीब करीब 50 गुना ज़्यादा होगा। तो वो ज़्यादा बेटर है कि ये ज़्यादा बेटर है? एक संतुलन की दृष्टि से देखा जाए, मैं बाहर से रह के ज़्यादा काम कर सकता हूँ। तो राज्यसभा में ना जाने की वजह तो बहुत सारी होंगी, लेकिन सबसे बड़ी वजह क्या है? सबसे बड़ी वजह यह है कि आज जो वातावरण है राज्यसभा का, लोकसभा का, जिसको मैं न्यूज़ में देखता रहता हूँ कई बार। आप राज्यसभा लाइव देख रहे थे? जी इससे पहले भी देखता रहा हूँ मैं। जो बोलने का शैली है, बोलने की शैली के साथ साथ जो इनके काम करने का तरीका है, उससे मुझे लगता है कि डिसीजन तो कुछ ले नहीं पाएंगे, मेरी बात कब सुनेंगे। जी। और दूसरी बात ये कि मैं शासन का प्रलोभन स्वीकार करके मैं वहाँ जाऊँ, उससे बेहतर ये है कि मेरे जो करोड़ों परिजन हैं, भावनाशील परिजन हैं, उनकी बात सुनूं। तो मेरे को 3 दिन लगे करोड़ों परिजनों की भावना जानने में, और मुझे ये पता चला कि करीब 80% लोग मेरे इस निर्णय से सहमत नहीं हैं। तो मैंने फिर आज निर्णय ये लिया कि इसको विड्रॉ करना चाहिए, और मैं नम्रतापूर्वक माननीय राष्ट्रपति जी को, माननीय प्रधानमंत्री जी को ये कहना चाहता हूँ कि राष्ट्र सेवा में ये मिशन लगा हुआ है, लगा रहेगा, कहीं किसी तरह की कोई कमी नहीं रहेगी। पर मैं राज्यसभा में रहकर नहीं करूँगा, मैं बाहर रहकर करूँगा। तो ये फैसला आपने बस थोड़ी देर पहले लिया है? अभी आज तुरंत 2 घंटे पहले। मतलब IBN 7 पर पहली बार आप ये कह रहे हैं कि आप राज्यसभा में नहीं जाएंगे? जी, मैं नहीं जाऊँगा। ये आखिरी फैसला? जी। ये इसका प्रोसेस कब से शुरू हुआ था? कब आपसे पहली बार किसने बात की थी? प्रोसेस हमारे जो भाजपा के अध्यक्ष हैं, उन्होंने मुझे पहली बार जब मैं दिल्ली में था उसी दिन मुझे बुलाया। तो मैं चूँकि दिल्ली में था, एक आदमी बड़ी सौम्यता के भाव से बुला रहे हैं कि हमारे ऑफिस में आ जाइए, हमारे घर आ जाइए। अमित शाह जी ने बुलाया? अमित शाह जी, उनके घर आ गया। घर आने के बाद उन्होंने मुझे समझाने की कोशिश की, तो मैं उनको डिनाई करके आ गया, मैं मना करके आ गया कि मैं नहीं आ पाऊँगा। उसी समय मैंने कह दिया था। ये 17 अप्रैल की बात है। और मैंने ये सारी बातें बता भी दी थी कि मेरे ना आने का कारण क्या है। उसके बाद फिर उन्होंने मेरे यहाँ की जो हमारी समिति है, कार्यकारिणी समिति, उनसे भी शांति कुंज की जो मेरे सहयोगी कार्यकर्ता हैं, जो मुझे सहयोग देते आ रहे हैं पिछले 40 साल से, उन लोगों की भी एक मैंने मीटिंग कराई। और मीटिंग कराने के बाद फिर मैंने उनसे कहा आप बात कर लीजिए अमित जी से, अमित जी स्वयं बात करना चाहते हैं आपसे। तो वो एक स्पीकर फोन पर बातचीत हुई। मतलब अमित शाह जी ने आपसे बात करने के बाद शांति कुंज के कार्यकर्ताओं से बातचीत की जी, और उन्होंने क्योंकि आपने मना कर दिया था, क्योंकि मैंने मना कर दिया था, इसलिए उन्होंने बात। तो फिर ये अल्टीमेटली ये तय हुआ कि मुझे नहीं जाना है, मुझे अंततः नहीं जाना है। ये उसी मीटिंग में तय हो गया, उसी में जब हमने अपने संदेश के दिया। उसके बाद शांति रही थोड़े दिन। फिर मेरे पास संदेश आया बार बार कि प्रधानमंत्री जी चाहते हैं ऐसा कि मैं आऊँ। अगर पढ़े लिखे लोग नहीं आएंगे लोकसभा में, राज्यसभा में, तो कौन आएंगे? चुने नहीं जा सकते, इलेक्शन में खड़े नहीं हो सकते डॉक्टर साहब, तो हम नामित तो कर सकते हैं, नॉमिनेट तो कर सकते हैं, हम तो सम्मानित कर रहे हैं उनको। ऐसा कहकर मुझे बताया गया। तो ये 4 तारीख की बात है। 4 तारीख की शाम को मैं पहाड़ पे गया हुआ था, हिमालय। अच्छा। उत्पाल्टा करके जगह है, वहाँ मैंने
नारी जागरण के लिए, नारी स्वावलंबन के लिए एक सेंटर था, उसका उद्घाटन किया और वहाँ करीब 400 करघे लगाने की प्रक्रिया स्टार्ट कर दी। तो वहाँ से मैं उतर रहा था नीचे, मुझे रास्ते में मैसेज मिला होम सेक्रेटरी की तरफ से, ये आपको नामित कर दिया गया है, यू हैव बीन नॉमिनेटेड एंड काइंडली कलेक्ट योर सर्टिफिकेट एंड दिस एंड एवरी ऑल जितनी भी उनकी फॉर्मल लैंग्वेजेस होती है पूरी। जी। तो मैंने कहा मैं रास्ते में हूँ, अभी अब आवाज़ बार बार कटती है, मैं शांति कुंज पहुँच के आपको बात करता हूँ। फिर शांति कुंज पहुँचा, मैं बात की 4 तारीख को मैंने, 5 और 6 को ये प्रोसेस हुई। जब मैं यहाँ आया तो यहाँ मीडिया पूरा वेट कर रहा था मेरा, यहाँ का लोकल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया। मैंने उनको बताया कि मैंने उनके प्रधानमंत्री के कहने पर मैंने एक्सेप्ट कर लिया है और मैं ऐसा मानता हूँ कि शायद मैं वहाँ जाकर विचार क्रांति का उद्घोष कर सकूँगा, हम बदलेंगे वो बदलेगा की बात कह सकूँगा। किसी भी पत्रकार ने ये नहीं पूछा कि आप इतने ऐसे वातावरण में कैसे करेंगे, परंतु बहुत सहज रूप में ये बात जो है 5 तारीख को हो गई, 4 तारीख को हो गई। 5 तारीख को ये न्यूज़ पूरे भारत में प्रसारित हुई। 6 तारीख को आज 6 तारीख है शायद जी, आज 6 तारीख है, तो बस कल का ही दिन था, दिन भर ये मंथन चलता रहा। और फिर मंथन में बार बार ये चिंतन आया कि राय ली जाए थोड़ी सबसे। तो मैंने कुछ फुटकर में करीब 1000 के करीब फ़ोन किए। अच्छा। ट्वीट्स लिए मैंने लोगों के, तो ये समझ में आया कि लोगों को ये पसंद नहीं आया है डिसीजन। लोग ये नहीं समझ रहे हैं कि सम्मान बड़ा है, लोग ये समझ रहे हैं कि जो सम्मानपूर्वक आपके चरणों में बैठते थे, आप उनके समीप जाके बैठ रहे हैं। जी, ये गलत है, ऐसा ना हो तो अच्छा। ये बड़ा सवाल है। तो फिर उस बात को स्वीकार करते हुए मैंने आज ही डिसीजन लिया सवेरे ही कि इस बात को मैं यहीं तक रखकर, अभी चूँकि मैंने शपथ नहीं ली है जी, मैं डिनाई करता हूँ, सम्मानपूर्वक डिनाई करता हूँ। माननीय राष्ट्रपति जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, दोनों को मैं मना लिख रहा हूँ, पत्र लिख रहा हूँ। तो गुरुजी, जैसे आपने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने कहा कि यहाँ बैठ करके जब आप बोलेंगे तो शायद आवाज़ बहुत दूर तक जाएगी, लेकिन आपको वहाँ पर जो कोलाहल है और जिस तरीके से वहाँ पर बहस होती है, शायद वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगा आपको। लेकिन ये मेरा भी मानना है कि जो आध्यात्म की बात है, जो आपसे जुड़े हुए लोगों की बात है, ऐसा नहीं कि अगर आप वहाँ बोलते तो आवाज़ ज़्यादा दूर तक जाती। नहीं, मैं ऐसा नहीं समझता जी। थोड़ा धर्म और अध्यात्म में अंतर है जी। धर्म के लोग वहाँ संसद में बैठे हुए हैं और वो धार्मिक आधार पर सारा का सारा अपना विवेचन करते रहते हैं, बोलते रहते हैं। कई बार उनके वहाँ बोलने से बाहर जो है वो बड़ा वैमनस्य पैदा हो जाता है, लड़ाइयाँ पैदा हो जाती हैं। जी। अध्यात्म जो है वो जीवन जीने कला है। अध्यात्म जीवन में अच्छाइयों को उतारने की विधा है। तो मेरा ऐसा सोचना है कि ये शायद मैं वहाँ जाकर नहीं कर पाता, क्योंकि ये लोग राज्यसभा टेलीविजन देखते ही नहीं है। जी। अब जो देखते ही नहीं है तो उनके पास आवाज़ कैसे पहुँचेगी? और शायद देखें तो ज़्यादा गलत इंप्रेशन पड़ जाए। देखने और गलत इंप्रेशन पड़ जाएगा कि मैं वहाँ बैठा हूँ, मैं उनके बीच में बैठा हूँ जहाँ नहीं होना चाहिए मुझे। ये देख करके शायद उनके दिमाग में एक नेगेटिव इंप्रेशन पड़े, इसलिए मैंने सोचा कि अभी तो बेटी बाप की है मैं अभी विदा नहीं हुई है, तो अभी मैं अपने आप को वापस विड्रॉ कर लेता हूँ। अभी मुश्किल से 24 घंटे की बात है। वैसे राजनीति में स्तर गिरता जा रहा है, जो आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, वो किस स्तर तक जाएगा? क्या है, नरेंद्र मोदी जी बहुत अच्छे आदमी हैं, मैं व्यक्तिगत रूप से उनका प्रशंसक हूँ। मेरे करीब उनसे 3 साल से संबंध है, शायद यही संबंध मेरे 30 साल से। मैं जब वो प्रधानमंत्री से 30 साल से, हाँ, जब उत्तराखंड में वो संघ के प्रचारक थे, तब से मैं उन्हें जानता हूँ और बड़े अच्छी मित्रतापूर्ण संबंध है। शायद यही सोच के उन्होंने मुझे मांगा होगा कि ये राज्यसभा के लिए ले लो इनको। पर मैं सोचता हूँ कि आज की परिस्थितियाँ ऐसी नहीं हैं कि राज्यसभा में जाकर बैठा जाए और बैठ करके अपनी बात कही जाए। मुझे मौका ही नहीं मिलेगा। मैं एक बात समझ में आई मुझे कि जिन डिस्प्यूट्स में, चर्चा में, बहस में समय बर्बाद हो रहा है, वो मुझे बोलने का मौका ही नहीं मिलेगा। शायद 3, 4 या 5 सेशन निकल जाए और मैं कुछ बोल ही नहीं पाऊँ, क्योंकि वो उस विषय पे आएंगे ही नहीं। लेकिन आपने जिसको वापस किया है, जिसको ठुकराया है, उस पद को पाने के लिए दिल्ली में लाइन लगी हुई है, धक्का मुक्की हो रही है लोगों में। लगे रहने दीजिए अब वो लोग आपस में बहस करें कि भाई किसको जाना है। जी, आप तो नहीं जा रहे? मैं नहीं जा रहा मैं नहीं। आपने अभी थोड़ी देर पहले बातचीत में बता रहे थे कि आपने अमित शाह को एक चौपाई सुनाई थी। जी। क्या था वो? मैंने एक्चुअली क्या है कि
उस ज़माने में फतेहपुर सीकरी वो होती थी, राजधानी हुआ करती थी अकबर के ज़माने में। उनके अकबर के मंत्री थे, नवरत्न जो थे उनमें एक अब्दुल रहीम खान खाना। तो अब्दुल रहीम खान खाना की मित्रता बहुत थी, क्योंकि वे आध्यात्मिक थे, इस्लामी सभ्यता के बहुत अच्छे विद्वान थे। उनके मित्र थे तुलसीदास जी। तो तुलसीदास जी किसी गरीब की मदद करने के लिए उनके पास भेज देते थे पैसे के लिए। किसी लड़की की शादी होनी, किसी विधवा की शादी होनी, किसी गरीब की शादी होनी, तो उन्होंने कहा बार बार आप किसी को भेजो, इसके बजाय ये कि एक बार आप आ जाओ मेरे पास, यहाँ आपको जितनी राशि आपको चाहिए सब देने को तैयार हूँ, आप यहाँ आ जाओ। तो उन्होंने एक चौपाई लिखी तुलसीदास जी ने, वो जो आज भी प्रसिद्ध है और सब लोग उसको कहते हैं, तुलसी को कहाँ सीकरी सो काम। तो तुलसी को सीकरी से क्या मतलब? अब मैं जैसे सीकरी मतलब संपदा, सीकरी यानी वो नगरी, वो आध्यात्मिक राजधानी। जैसे मैं अपने लिए इसको अप्लाई करूं तो प्रणव पंड्या को कहाँ नई दिल्ली से काम राज्यसभा से काम तो तुलसी को कहाँ सीकरी सो काम, आवत जात पनैया टूटी। आने जाने में हमारी चप्पल टूट गई, हमारे जूते टूट गए, सब टूट गए। बिसर गयो हरि नाम, भगवान का नाम भी बिसर गया और ये भी हो गया। आने जाने में चक्कर होगा। आप तो जब हम जिसको चिट्ठी लिखा करें आप दे दिया करो, नहीं देना तो मना कर दिया करो, उसमें क्या दिक्कत है? सिंपल सी बात है। ये तुलसीदास जी ने मैसेज भेजा था और वो तुलसीदास जी का मैसेज आज भी उतना ही शाश्वत है। तो आपने इनकार किया राज्यसभा। मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि राज्यसभा में जाने वाले तो हर साल बहुत सारे लोग जाते हैं, कुछ लोग पार्टियों से जाते हैं, कुछ लोग मनोनीत होते हैं, लेकिन शायद ऐसे बहुत कम लोग होंगे जिन्होंने राज्यसभा का पद ठुकराया होगा। चलिए, मैं बड़े सम्मान के साथ मानता हूँ कि मेरे लिए राष्ट्रपति जी ने और प्रधानमंत्री जी ने ऐसा सोचा और मेरे अंदर कुछ योग्यता देखी कि मैं वैज्ञानिक अध्यात्मवाद से लेकर के और राष्ट्र सेवा के जितने प्रकल्प हैं उनमें इन्वॉल्व हूँ। मेरे पीछे जनता चलती है, मेरे पीछे बहुत बड़ा एक वर्ग है। तो उन्होंने ये सोच करके देख करके मुझे उन्होंने उधर लिया। मैं ये ऐसा मानता हूँ, बाकी और कोई रीज़न भी हो सकते हैं, पर मैं इस रीज़न को मानता हूँ कि ऐसा मान करके उन्होंने क्वालिटीज़ की दृष्टि से, क्योंकि उन्होंने 3-4 हफ्ते तक बराबर प्रेशराइज़ किया है। इसका मतलब ये कि कहीं ना कहीं उनके मन में भावना रही है। मैं उनको इस काम के लिए कि मैं वापस ले रहा हूँ, क्षमा भी मांगता हूँ और ये भी कहता हूँ कि ये इसलिए कर रहा हूँ कि मेरी अंतरात्मा मेरे से बार बार प्रश्न पूछ रही है कि आपने डिसीजन लिया था ये गलत है या सही है। मुझे ऐसा लगता है गलत है। अब सही डिसीजन है। वो ऐसे लग रहा था कि कोई बोझ है वो, हाँ बोझ था छाती पर, वो उतर गया बोझ। अब आप रिलैक्स हैं? हाँ मैं रिलैक्स हूँ। मैं तो यूके की असेंबली में भी, यूके की हाउस ऑफ लॉर्ड्स में भी बोल चुका हूँ, हाउस ऑफ पार्लियामेंट जो उनका कॉमन है उसमें बोल चुका हूँ। मैं तो कई जगह बोल चुका हूँ और मुझे किसी तरह की कोई लालच नहीं था कि इनके बीच में, परंतु वहाँ उनके बीच में रहना, उनके बीच में जो 8 घंटे 9 घंटे सुनना, उनकी बहस को सुनना, ये अब मेरे बस की बात नहीं है। मैं सोचता हूँ कि ऐसा काम करेंगे, करके दिखाएंगे आने वाले 3 वर्षों में, जो दिखाई पड़ेगा कि ये काम डॉक्टर साहब इसलिए कर सके क्योंकि उन्होंने वहाँ से छुट्टी ले ली। अच्छा, और वो काम क्या क्या है आपकी प्रायोरिटी पर? मेरी प्रायोरिटी पे सबसे पहले गंगा है, गंगा शुद्धि अभियान। मैंने इसके लिए 2525 किलोमीटर की जो गंगा है उसको 5 भागों में बांटा है, 505 के 5 आप ये काम लगातार कर भी रहे हैं पहले से? मैं पहले से भी कर रहा था जी जी। मंदिरों की सफाई, तटों की सफाई, हरित सरोवर। मुझे याद है 2011 में जब आपने प्रोग्राम किया था, उस समय भी मैं आया था, आपके पास रहने का अवसर मुझे मिला था, उस समय भी आपका इंटरव्यू किया था मैंने। तो आपने पूरे हरिद्वार को एक तरीके से चमका दिया था। जी जी। नहीं, ये जो स्वयंसेवक हैं हमारे, ये बड़े डिवोटेड हैं, डेडिकेटेड हैं, बड़े बड़े पोस्ट पे काम करते हैं, पर जब यहाँ आते हैं तो भूल जाते हैं पोस्ट को अपनी। और वो एक गायत्री के प्रति श्रद्धा, गुरु जी माता जी के प्रति श्रद्धा, हमारे और जीजी के प्रति श्रद्धा को आधार मान करके काम करते हैं। श्रद्धा में बड़ा बल होता है। तो श्रद्धा की शक्ति को अगर एक बार सरकार समझ ले तो वो श्रद्धा के माध्यम से बहुत बड़ा काम करा सकती है। आप भारत माता के प्रति श्रद्धा पैदा करिए, आप सत्प्रवृत्तियों के प्रति, आदर्शों के प्रति, श्रेष्ठता के प्रति आदर्श श्रद्धा पैदा करिए। आज तो हमारी श्रद्धा के केंद्र बिंदु हमारे भ्रष्ट लोग होते चले जा रहे हैं। उसी श्रद्धा को, लोगों की भक्ति को, लोगों की श्रद्धा को आप चैनलाइज करना चाहते हैं देश के विकास के लिए। हमने चैनलाइज किया जी, और हमको सफलता मिली है। तो हमारा ये 10 वर्ष का अभियान है, 2015 से 2026 तक। इसमें हम गंगा सागर तक, गंगा की 31 ट्रिब्यूटरीज हैं, उन ट्रिब्यूटरीज की भी और ट्रिब्यूटरीज हैं जो उनमें जो मिलती हैं, जिसमें बागमती भी आती है, इधर से यमुना आती है और चंबल आती है, बेतवा आती है।
इन सब का, और ऊपर से कोसी और जितनी भी रिवर आती हैं, इन सब की सफाई और एक जागृति का स्वरूप बनाएंगे हम पूरा, जन जागृति का। तो इसके लिए हमने ऑलरेडी 3 स्टेप्स उठा लिए हैं। प्रज्ञा मंडल बना दिए, गंगा प्रज्ञा मंडल बना दिए हैं, और लोग काम करना चालू कर चुके हैं। बायोडाइजेस्टर्स के टॉयलेट हम लोग जगह जगह बनाएंगे कि भाई इनको यूज़ करो। बायोडाइजेस्टर में एक रिस्क कम है, जो कि सुलभ शौचालय में ज़्यादा होती है कि उसमें वो डायरेक्ट जाता है मटेरियल, पर इसमें जो है पूरा के पूरा डाइजेस्ट कर देता है वो बैक्टीरिया, और ये हमको DRDO की तरफ से हमको निःशुल्क मिल रहा है पूरी तरह से। मैं समझता हूँ कि ये हम एक बहुत बड़ी सेवा करेंगे, जिसको मोदी जी बार बार कहते हैं स्वच्छता अभियान के लिए शौचालय बनाओ। तो ये जो शौचालय हैं, पब्लिक शौचालय होंगे, और इससे लोग जो है गंदगी से बचेंगे। मैं समझता हूँ नित्य नैमित्तिक जो साधना है मेरी, नियमित रूप से जो मैं करता हूँ, और स्पेशली गायत्री साधना जो मैं करता हूँ, जो सद्बुद्धि देती है, उसी का ही प्रभाव है, क्योंकि सद्बुद्धि मिल रही है मुझे। अब इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है। सद्बुद्धि का प्रभाव है कि मैंने डिसीजन ले लिया, और डिसीजन लेके तुरंत आपके सामने ही मैंने कह दिया कि मैं बाइक देने के लिए तैयार हूँ, और मैं कहने के लिए तैयार हूँ, ऑन एयर कहने को तैयार हूँ, और तो आपके सामने मैंने ट्वीट भी किया, सभी जगह तुरंत चला गया। तो ये मैं समझता हूँ कि पिछले 2 घंटे में आपने ये फैसला लिया? हाँ, पिछले 2 घंटे 3 घंटे के अंदर ये फैसला लिया मैंने कि राज्यसभा नहीं जाना। राज्यसभा नहीं जाना। डॉक्टर प्रणव पांडे को राज्यसभा से क्या काम है? क्या काम? डॉक्टर साहब, आपने हमें समय दिया, आपने इतनी अच्छी बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और यही है हमारा आज का मुद्दा भी, राजनेताओं को संत का तमाचा। चर्चा के लिए खास मेहमान मौजूद हैं, एक बार परिचय करा देती हूँ, फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। कल की पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णन जी हमारे साथ मौजूद हैं, प्रेम शुक्ला जी बीजेपी की तरफ से हमारे साथ मौजूद है, कांग्रेस की तरफ से प्रवक्ता आलोक शर्मा जी हमारे साथ हैं, वीएचपी प्रवक्ता विजय शंकर तिवारी हमारे साथ हैं, और हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर आरसी शुक्ला हमारे साथ मौजूद है, जिन्होंने बात की है डॉक्टर पांड्या से। आरसी, मैं सबसे पहले आप ही के पास आना चाहूंगी। उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही है। सबसे पहले तो ये बताएं, हम जो बात कह रहे हैं, उन्होंने कहा कि साधु संत जो इस वक्त पार्लियामेंट में मौजूद हैं, उनके मुंह से ऐसी बातें निकल जाती हैं जिसके बाद बवाल होता है, लेकिन उनको अपनी बात कन्वे करने का मौका नहीं मिलेगा, उनको यानी कि डॉक्टर पांड्या को, जिनकी बात मैं कह रही हूं, और इसीलिए वो वहां नहीं जाना चाहते। ये एक बड़ी सीख है तमाम नेताओं के लिए, राजनेताओं के लिए, वो जो कुर्सी के भूखे हैं। जाहिर तौर पर नवजोत बहुत बड़ी सीख है, लेकिन उसके पहले एक बात मैं बताना चाहता हूँ। डॉक्टर प्रणव पांड्या ने बयान दिया है, इस पर बहुत सारी बातें होंगी, विश्लेषण होगा, बयानबाजी होगी, बड़ा स्वाभाविक है। लेकिन एक चीज़ जो मुझे लगता है एज ए पत्रकार, कि जब राज्यसभा की सीट आपके झोली में आ रही हो, जब गिफ्ट के तौर पर राज्यसभा की सीट मिल रही हो, तो उसको ना करने के लिए बहुत बड़ा जिगर होना चाहिए, बहुत बड़ा कलेजा चाहिए ना कहने के लिए, जो हिम्मत दिखाई है डॉक्टर प्रणव पांड्या ने। दूसरी बात ये कि हाँ, ये बात सच है कि ये राजनेताओं के लिए अलार्मिंग सिचुएशन है। क्या सच में हमारे राजनीति का स्तर इतना गिर गया है कि एक संत हमारे राजनेताओं के बीच बैठने तक को तैयार नहीं है? इस पर विचार करना चाहिए, आत्मविश्लेषण करना चाहिए, आत्मचिंतन करना चाहिए। आम बोलचाल की भाषा में कहें तो अपने गिरेबान में झांक के देखना चाहिए इनको कि क्या सच में ऐसा हो गया है, क्या स्थिति इतनी खराब हो गई है। चलिए, 2 सियासतदान भी हमारे साथ है, बीजेपी कांग्रेस, दोनों से बात करेंगे। संत भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी भी राय लेंगे, प्रतिक्रिया लेंगे। लेकिन फिलहाल यहां पर हम रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद यहीं से चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। राजनेताओं को संत का तमाचा, यही है आज का मुद्दा। बताएं कि गायत्री परिवार के मुखिया डॉक्टर प्रणव पांड्या का बड़ा फैसला, राज्यसभा की सदस्यता से उन्होंने इनकार कर दिया, वो प्रस्ताव ठुकरा दिया है। IBN 7 पर डॉक्टर प्रणव पांड्या ने ये फैसला किया और अपने इस फैसले का ऐलान किया। हालांकि उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति का आभार भी जताया इस पद को लेकर, जो उन्हें बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने ये प्रस्ताव उनको दिया था, लेकिन फिलहाल उन्होंने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। कहा है, दलील ये दी है कि नैतिकता के आधार पर, क्योंकि वो बात, जो संदेश वो कन्वे करना चाहते हैं पूरे हिंदुस्तान को, पूरी दुनिया को, वो शायद वहां से कन्वे नहीं हो पाएगा। क्या कहा, एक बार फिर से सुनिए। राज्यसभा में मनोनीत सदस्य के रूप में जब मेरा नॉमिनेशन हुआ, उस समय मैंने सबसे राय ली, सब सहयोगियों से राय ली। तो सभी लोग ये चाहते थे कि मिशन का संदेश वहाँ पहुँचे, गायत्री परिवार संस्था का जो संदेश है, विचार क्रांति का संदेश है, वहाँ पहुँचे।
और धीरे 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 मेरी समझ में ये आने लगा कि ये शायद मैं वहाँ जाऊँ तो भी नहीं पहुँचा पाऊँगा, क्योंकि वहाँ की स्थिति ऐसी नहीं है। तो मैंने आज फिर डिसीजन फिर से ये लिया है कि मैं शपथ नहीं लूँगा और मैं इस पद को ग्रहण नहीं करूँगा। आप ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहे हैं हमें जी जी, कि आप राज्यसभा में नहीं जाएंगे। राज्यसभा में नहीं जाऊँगा। आप ये प्रस्ताव ठुकरा रहे हैं। मैं इस प्रस्ताव को इसलिए ठुकरा रहा हूँ कि मैं इसको मॉरली और स्पिरिचुअली मैं सही समझ रहा हूँ। मतलब आप राज्यसभा में नहीं जाएंगे। मैं राज्यसभा में नहीं जाऊँगा। राज्यसभा से दूर रहकर मैं जो काम कर सकता हूँ वो इससे करीब करीब 50 गुना ज़्यादा होगा। तो तमाम खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। चर्चा की शुरुआत करेंगे आचार्य प्रमोद कृष्ण। सबसे पहले मैं आप ही के पास आना चाहूंगी। बड़ा सवाल ये, एक मिसाल कायम की है डॉक्टर प्रणव ने, लेकिन ये बताएं कि संतों का सत्ता से क्या वास्ता, क्या काम संतों का सत्ता से? देखिए नवजोत जी, आज के इस दौर में जहां लोग अपना ईमान बेच रहे हैं, कोई चूरन बेच रहा है, कोई चटनी बेच रहा है, कोई संस्कृति बेच रहा है, कोई अपना किसी नाम से दुकानदारी चला रहा है, ऐसे में भारत के एक संत ने संसद की सदस्यता को ठुकरा करके एक मिसाल तो कायम की है और उन्होंने ये बता दिया है कि भारत के आध्यात्मिक लोगों की और भारत के संतों की ये परंपरा है कि हम लोग पाने के लिए पागल नहीं हैं, हम लोग छोड़ना भी जानते हैं। इसलिए मैं डॉक्टर प्रणब पांड्या को प्रणाम करता हूं। लेकिन ये हर संत नहीं करता। मैं उनको, बहुत से साधु हैं जो उन्होंने खुद इसका जिक्र किया कि वो सदन में जाते हैं और ऐसी भाषा बोल देते हैं जिसके बाद बवाल हो जाता है। मैं अपनी बात पूरी कर लूं। डॉक्टर प्रणब पांड्या को मैं प्रणाम करता हूं और हमारा सर फक्र से ऊंचा है और हर एक संत को इस पे गौरव करना चाहिए। लेकिन डॉक्टर प्रणब पांड्या के इस निर्णय से कुछ सवाल खड़े हुए हैं। सवाल ये है कि उन्होंने कहा है कि भारत की संसद में मैं नहीं जाना चाहता। उनका मानना यह है कि भारत की संसद का वातावरण ठीक नहीं है, या संसद का या पार्लियामेंट का या राजनीति का जो माहौल है वो ख़राब है, या भारत की संसद में गंदगी है। तो एक सवाल खड़ा होता है कि उनको ये प्रस्ताव भारत के प्रधानमंत्री जी की तरफ से दिया गया और भारत का प्रधानमंत्री भारत का प्रतिनिधि है और वो शायद ये चाहते होंगे कि अच्छे लोग जितना ज़्यादा संसद में आए उतना इस देश का कल्याण होगा। तो इसका मतलब भारत के प्रधानमंत्री की जो भावना है वो राष्ट्र के कल्याण के लिए है, ना कि डॉक्टर प्रणब पांड्या। नहीं, शुक्रिया अदा करने से बात नहीं बनेगी। मैं एक सवाल खड़ा करता हूं कि गंदगी तो इस देश में भी है, तो क्या डॉक्टर प्रणब पांड्या को या किसी को देश छोड़ के चला जाना चाहिए? गंदगी तो हरिद्वार में भी है, गंदगी तो पूरे संत समाज में भी है, तो क्या हमें कोई संत नया बनना ही नहीं चाहिए? तो ये कई सारे सवाल हैं। मैं उनके इस निर्णय से सहमत नहीं हूं, लेकिन मैं उनके त्याग को प्रणाम करता हूं। मैं ये चाहता हूं कि अगर डॉक्टर प्रणब पांड्या जी भारत की संसद में होते तो वो और अच्छा होता। लेकिन क्या आप ये मानते हैं कि वाकई सदन से नहीं, जो नुमाइंदे वहां पर जाते हैं, सीधा बताइए, जो नुमाइंदे वहां पर जाते हैं जिस मकसद के लिए जाते हैं वो मकसद पूरा नहीं हो रहा? सीखना चाहिए संतों को और राजनेताओं को। तो क्या संसद को बंद कर देना चाहिए? अगर राजनीति में गंदगी आई है तो क्या राजनीति खत्म हो जानी चाहिए? क्या संतों को विचार नहीं करना चाहिए? ये नवजोत, ये देश राजनीति से चलता है और राजनीति से देश चलता है। अच्छी राजनीति होनी चाहिए। अगर राजनीति में गंदगी आई है तो उस गंदगी को साफ कैसे किया जा सकता है? भगवान कृष्ण ने युद्ध नहीं लड़ा, लेकिन कुरुक्षेत्र के बीच में खड़े हुए। सुनिए, भगवान राम, संतों के जो आदर्श हैं, संतों के जो आदर्श हैं, भगवान राम हैं, भगवान श्री कृष्ण हैं। भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध नहीं लड़ा, धनुष नहीं उठाया, लेकिन महाभारत के बीच में खड़े रहे। तो किसी भी संत का फर्ज क्या केवल ये बनता है कि वो अपना भजन करे और खीर पूरी खा करके अपना आश्रम चलाए? ये सवाल नहीं है। सवाल ये है, सवाल ये है प्रणब पांड्या जी ने जो किया है, देखिए सुनिए, नहीं प्रणब पांड्या जी, नहीं, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिएगा। अगर प्रणब पांड्या जी ने ये निर्णय लिया है तो इस पे एक सवाल और भी खड़ा होता है, क्या ये निर्णय उनका अचानक हुआ? आरसी कुछ कहना चाह रहे हैं? आरसी शुक्रिया। बताएं। सवाल तो बहुत सारे खड़े हो जाते हैं, वो बात अलग की है, लेकिन आपने कह रहा है कि केवल संत का काम खीर पूरी खाना है। यही बात तो वो भी कह रहे हैं। जो गायत्री परिवार पिछले 40 सालों से काम कर रहा है उसके बारे में पता है, उन्हें संसद में आना चाहिए। नहीं, मुझे खूब पता है। नहीं, अगर मुझे खूब पता है, मुझे खूब पता है, मुझे वो क्या काम कर रहे हैं, मैं उनकी आलोचना नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि मैं ये चाहता हूं, भाई मेरा मत है, मैं स्वतंत्र हूं ना, मैं ये चाहता हूं कि डॉक्टर प्रणब पांड्या जी को संसद में जाना चाहिए था और इस देश की और अधिक मजबूती से सेवा करनी चाहिए थी। मैं ये चाहता हूं, मैं डॉक्टर प्रणब पांड्या का विरोध में नहीं कर रहा हूं। नवजोत जी, क्या है, देखो क्या है कि इस देश में पूज्य संतों ने चुनाव भी लड़े हैं, तब भी समाज ने स्वीकार किया है।
अगर चुनाव लड़े हैं तो उन्होंने ये मानकर स्वीकार किया कि चलो संत हैं और संसद में जाएंगे, बहुत अच्छा करेंगे। हाँ। और किसी संत ने ये मना किया है कि वहां जाकर हम अपना काम नहीं कर पाएंगे। उन्होंने बहुत स्पष्ट एक बात कही जिसका संदेश समझने की आवश्यकता है नवजोत जी। उन्होंने कहा कि हम अपनी बात नहीं कर पाएंगे। कौन सी बात नहीं कर पाएंगे? वो यज्ञ की बात करते हैं, वो गाय की बात करते हैं, वो गंगा की बात करते हैं, अध्यात्म की बात करते हैं। हम राज्यसभा में जाकर के गाय, गंगा, गीता इनकी बात नहीं कर पाएंगे, ये एक प्रश्न खड़ा कर दिया है उन्होंने। नहीं, लेकिन मैं एक चीज आपसे पूछना चाहता हूं। बेसिकली डॉक्टर प्रणय उन्होंने पांड्या बहुत अच्छा किया है, मैं मनोनीत बहुत हो रहे अच्छा थे किया उन्होंने। और राज्यसभा में ऐसा प्राविधान किया गया है कि हर क्षेत्र के लोग जो अपने जिन्होंने अच्छा काम किया है, कुछ सीटें होती हैं, निर्धारित होती हैं, जैसे जो खेल जगत का है, कोई समाज सेवा करके आ रहा है, कोई आध्यात्म से है, तो वो जाकर के अपनी ही बात रखेगा ना। सचिन तेंदुलकर जाकर के वहां पर राजनीति की बात तो करेंगे नहीं, वो खेल की ही बात करेंगे। प्रणव पांड्या जाकर के गाय और गंगा की ही बात करेंगे, सफाई की बात करेंगे, तो इसमें बुराई क्या है? देखो शुक्ला जी, मैं ये कह रहा था कि बहुत दिन के बाद जी पूज्य संतों को लेकर बड़ी सकारात्मक विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं। नहीं, अभी तक मुझे वर्षों हो गए ये देखते देखते, जब भी किसी पूज्य संत के विषय पर बहस करते थे, नकारात्मक विषय लेकर बहस करते थे, आज हम सकारात्मक विषय लेकर बहस कर रहे हैं। प्रेम शुक्ला जी, इसके लिए मैं बहुत शुभकामना देता हूं। सवाल आपसे है, ये बात जो प्रणव पांड्या ने भी कही है, क्या आत्मविश्लेषण की जरूरत है संतों को, उन संतों को जो सत्ता पर काबिज हैं? देखिए, हमारे देश की जो आध्यात्मिक परंपरा है, जैसे आप प्रणव जी का मैं इंटरव्यू देख रहा था जो आदरणीय आर.सी. शुक्ल जी ने लिया, तो उन्होंने कहा कि तुलसीदास जी को जब मुगल काल का स्वर्ण काल था, अकबर का काल जो है वो इतिहासकारों ने मुगल काल का स्वर्ण काल माना है, उस स्वर्ण काल में भी जब तुलसीदास जी से अब्दुल रहीम खानखाना जी ने प्रस्तावित किया कि मुझे आप कृपा करके जो है नवरत्नों के दरबार में शामिल हो जाएं, तो उन्होंने कहा तुलसी को जो है सीकरी से क्या क्या हूं, क्योंकि उसी तरह से हमारी त्याग और वैराग्य की बड़ी परंपरा है। आध्यात्मिक शक्तियां जो हैं वो त्याग और वैराग्य पर ही आधारित हैं। उनको लग रहा है कि मैं जो कार्य शांति कुंज के माध्यम से कर रहा हूं, उस काम को उतना प्रभावी ढंग से संसद में जाकर नहीं कर सकता, इसलिए विनम्रता पूर्वक उन्होंने नहीं, जो संदेश है उनका, प्रेम शुक्ला जी सीधा पॉइंट पर आइए, क्योंकि मुझे आलोक जी को इंक्लूड करना है। नहीं, जो संदेश देना चाह रहे हैं उसी पर आइए, सीधा उसी पर आइए। देखिए, वही उसी पर कह रहा हूं। देखिए, उस काल में भी तुलसीदास जी अकबर के दरबार में जाने को कह रहे थे कि आध्यात्मिक शक्ति से प्रबल नहीं होगी। आज वही बात प्रणव पांड्या जी कह रहे हैं कि मैं अपना कार्य जितना बड़े ढंग से विश्व कल्याण, विश्व शांति का जो कार्य जो शांति कुंज के माध्यम से कर रहा हूं, यानी वो एक संदेश भी दे रहे हैं, आप ये बात मानते हैं? आलोक जी, आलोक शुक्ला जी, माफ कीजिएगा, आलोक शर्मा जी। नहीं, मैं समझता हूं कि इस पैनल पे काफी बड़े बड़े विद्वान बैठे हैं, लेकिन ये जो पंक्तियां हैं ये तुलसीदास जी की नहीं है, ये कुंभन दास जी की हैं। तुलसीदास जी अवध के कवि थे, ब्रज के नहीं थे। संतन शब्द है, वो संतन के, संतन को कहाँ सीकरी से काम। ठीक कह रहे हैं आलोक शर्मा जी। पहली बार कांग्रेस का कोई प्रवक्ता इतना विद्वान मैंने सुना है। आवत जावत कन्हैया टूटे बिसुर गयो हरि। आलोक जी, आपका स्वागत है। कांग्रेस का प्रवक्ता इतना विद्वान, मुद्दे पर आता हूं। कांग्रेस पर प्रश्न खड़ा कर दिया। नहीं, मुद्दे पर आता हूं। आलोक जी की विद्वता का स्वागत होना चाहिए। नहीं, आलोक जी का स्वागत, आपने बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। जो शब्दावली इस्तेमाल की हैं, मैं उन पर आना चाहता हूं। उन्होंने कहा मोरली स्पिरिचुअली मेरे लिए ये उचित नहीं होगा कि मैं राज्यसभा में जाऊं। दूसरा उन्होंने शब्द इस्तेमाल किया है कि 50 गुना काम मैं राज्यसभा से दूर रहकर कर सकता हूं, बाहर से ज्यादा अच्छा संदेश दे सकता हूं। जैसा कि शैली और काम का तरीका राज्यसभा और लोकसभा में आज हो गया है, शायद मैं अपनी बात वहां पर नहीं कह पाऊंगा। एक और बात है, उन्होंने कहा शासन का प्रलोभन, लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि शासन में केवल प्रलोभन नहीं होता है, सेवा भी होती है। करोड़ों परिजनों की भावना, शायद अपने करोड़ों जो उनके अनुयायी हैं उनकी भावना को उन्होंने देखकर यह निर्णय लिया है। साथ के साथ एक बात उन्होंने और कही कि आध्यात्मिक स्थान धर्म और संविधान के स्थान से अलग होता है, और शायद मैं वहां जाकर अपना संदेश ये तो हमने सुनवाया है ना आलोक जी। मैं हमने सुनवाया, सीधा पॉइंट पे आ जाइए। मैं वापस आ रहा हूं। उन्होंने बिल्कुल कहीं ना कहीं आज भारतीय जनता पार्टी के जिस तरह के संत आज वहां पर बैठे हुए हैं, तथाकथित संत, साक्षी महाराज, निरंजना ज्योति, योगी आदित्यनाथ, शायद कहीं ना कहीं उन्होंने उनसे भी किनारा किया है कि कहीं मैं उसी कैटेगरी में जाकर ना बैठ जाऊं। लेकिन बहुत दुखद है, 2-3 चीजों पर दुखद है कि एक बहुत अच्छे व्यक्ति संसद में आने से राज्यसभा में अभी विपक्ष हावी है। नहीं, विपक्ष चाहे हावी हो, देखिए उसमें आप आज राजनीति मत घुसाइए इसमें। मैं केवल ये कहना चाहूंगा, देश के लिए बहुत ज्यादा चाहते हैं, लेकिन वो नहीं आए हैं। देश के लिए आते तो बहुत अच्छा रहता। पर आलोक जी, ये न सिर्फ संतों के लिए है, ये तो राजनेताओं के लिए भी है।
ये तो राजनेताओं के लिए है, वो राजनेता जो कुर्सी के भूखे हैं। आज आपने खुद ही देख लिया, जंतर मंतर से सदन तक सिर्फ एक कुर्सी की तो लड़ाई थी, इसीलिए इतनी कड़ी धूप में आप लोग इतना लंबा मार्च कर रहे थे। नवजोत जी मेरी कुर्सी की लड़ाई, कुर्सी की बात की है। नुमाइंदे जो है सोनिया गांधी जी ने कुर्सी ठुकराई थी, लेकिन मैं उस विषय पर नहीं जाना चाहूंगा। मैं केवल ये कहना चाहूंगा कि आज अमित शाह और नरेंद्र मोदी दोनों एक संत को ये नहीं तरीका लाया था कि आप एक जवाब दे दीजिए उन्होंने अच्छा किया या बुरा किया। नवजोत जी, मैं सुन रही हूँ, आलोक जी बोलिए। देश के प्रधानमंत्री और अमित शाह जी दोनों मिलकर सत्ताधारी दल के शीर्ष नेता एक संत को ये नहीं समझा पाए कि हम संसद में अच्छा माहौल देंगे, ये देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं 2-3 सवाल यहाँ पर खड़े करना चाहता हूँ। मैं लौटूंगी आपके पास आलोक जी, एक छोटे से ब्रेक हमें लेना है। आरसी आपके पास भी लौटूंगी, सवाल आपके भी हैं जो आप सीधा आलोक जी से पूछना चाह रहे हैं। इस छोटे से ब्रेक के बाद लौटते हैं। तो कोई कुर्सी के लिए सड़कों पर है तो किसी ने नैतिकता के लिए कुर्सी छोड़ दी। आलोक जी, मैं आप ही के पास आना चाहूंगी। इसका संदेश जो है वो साफ है, संतों के लिए भी और तमाम राजनेताओं के लिए भी, तमाम उन नुमाइंदों के लिए जो जनता के चुने हुए नुमाइंदे, कि कम से कम आत्मविश्लेषण कीजिए, जिस मकसद से आप सदन में गए हैं वो पूरा नहीं हो रहा है। मैं पंड्या जी की बात से बिल्कुल पूरी तरह से सहमत हूं कि संसद जिस काम के लिए बनी है, कहीं ना कहीं पिछले 8-10 वर्षों में उसमें गतिरोध रहा है। लेकिन आज दुखद यह है कि आज मोदी साहब और अमित शाह साहब दोनों ही सत्ताधारी दल के शीर्षस्थ नेतृत्व के लोग हैं। वो लोग आप क्यों नहीं उनको सेटिस्फाई कर पाए कि हम एक सवाल मेरा है। मैं दूसरी चीज ये कहना चाहता हूं, अभी कहा कि गाय, गंगा और गीता, किसी ने मना नहीं किया है, इनके ऊपर पूरी चर्चा हो सकती है, न्यायालयों में भी चर्चा होती है, संसद में भी चर्चा होती है। पंड्या साहब को आना चाहिए था। आलोक जी, संसद में चर्चा कोई करने नहीं देता है, जो लोग केवल इनको वोट बैंक के तौर पर यूज और इन चीजों के लिए जो गाय की बात करता है, गंगा की बात करता है, जवाब दीजिए। आरसी शुक्ला सवाल कीजिए आप अपना। आलोक जी, मैं ये पूछ रहा हूँ कि आपको हाँ या ना में जवाब दीजिए कि डॉक्टर प्रणब पांड्या ने ठीक किया या गलत किया। देखिए, मैं समझता हूँ ये व्यक्तिगत उनका निर्णय है, उसको ठीक या गलत ठहराना अच्छा, आप नैतिकता के आधार पर बताइए। नहीं आलोक जी, नैतिकता के आधार पर आप बताइए सही है या गलत है। देखिए, आपकी नैतिकता क्या कहती है, क्या उन्होंने सही किया या गलत? देखिए, नैतिकता हर व्यक्ति की अपनी अलग अलग है। मैं आप ही की पूछ रही हूं। हर व्यक्ति का अपना आदर्श अलग अलग है, हर व्यक्ति का अपना अपनी फिलॉसफी, अपना आदर्श अलग अलग होता है। उन्होंने जो निर्णय लिया उनके अनुसार ठीक है। शायद मैं उनकी जगह रहता तो मैं जरूर संसद में आता और इन भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो ढकोसले करने वाले लोग हैं, गंगा माँ के नाम पर वोट मांगने वाले लोग हैं, उनकी मैं जरूर आंखें खोलता। प्रेम शुक्ला जी बोलिए, सवाल कीजिए अपना। प्रेम शुक्ला जी सवाल कीजिए। देखिए, उन्होंने आदरणीय अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी पर तत्काल राजनीतिक जंग बाण कसने का प्रयास किया। इनको समझना होगा कि सोनिया गांधी की तरह क्षुद्र राजनीति सलमान खुर्शीद को क्या सप्लाई करता था? अरे उस मुद्दे पर नहीं जाइए, इसी पर रहिए। प्रेम शुक्ला जी, ऐसे फिर आप कहेंगे कि अलाउ नहीं कर रहे हैं। सवाल मुद्दे पर पूछिए ना प्रेम शुक्ला जी। रेखा को नामित किया तो इन्होंने एक बहुत घटिया लतीफा चलाया। प्रेम शुक्ला जी, आलोक जी सुनिए तो। आप जो है राज्यसभा को इस तरह से, मैं आप दोनों को रिक्वेस्ट करूं, प्रेम शुक्ला जी प्लीज सुनिए, फिर आप कहेंगे कि अलाउ नहीं करती हूँ सवाल के लिए। प्लीज सुनिए, रुकिए जरा। नामित करने का प्रयास हुआ, प्रशंसा कीजिए। नहीं, कौन करेगा? प्रेम शुक्ला जी, कौन करेगा? मुद्दे पर रहिए। कौन नामित करेगा? क्या अमित शाह पार्टी ने किया ना? ऐसा भी क्या है कि सोनिया गांधी त्याग करें तो उसका ढिढोरा पीटा जाए और प्रणब पांड्या अगर त्याग करते हैं तो उस पर सवाल खड़े किए जाएं। अच्छे सन्यासी को, एक विद्वान को, प्रमोद कृष्ण जी बोलेंगे प्लीज। प्रमोद कृष्ण जी बोलेंगे सिर्फ जी। देखिए, मैं ये कहता हूँ, ठीक है। डॉक्टर प्रणब पांड्या, मैं स्पष्ट कर रहा हूँ, आलोक जी तो बात को घुमा रहे हैं।
डॉक्टर प्रणब पांड्या जी का व्यक्तिगत रूप से उन्होंने जो किया उसका हम सम्मान करते हैं, लेकिन हम उनके निर्णय से सहमत नहीं है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति बड़ा नहीं होता, देश बड़ा होता है। और उन्होंने प्रधानमंत्री के निर्णय का अपमान किया है और प्रधानमंत्री के निर्णय का अपमान करने का अधिकार उनको नहीं होना चाहिए। नवजोत क्या है कि जिन लोगों ने निर्णय किया है, जिन्होंने नाम सुझाया, क्या बिना उनकी सहमति के हो गया? उन लोगों को शुभकामनाएं देता हूं और धन्यवाद करता हूं कि एक बहुत अच्छा निर्णय उन्होंने किया है, लेकिन उस पर प्रश्न करना ये विसंगति है। आखिरी सवाल आरसी, ये बताएं कि प्रधानमंत्री के निर्णय को लेकर क्या कहा उन्होंने? नहीं, उन्होंने बड़े साफ तौर पर कहा उनको प्रधानमंत्री के निर्णय या आप ये कहिए कि मौजूदा किसी पर्टिकुलर एक दल से उनको शिकायत है, ऐसा नहीं है। उनकी जो मौजूदा राजनीतिक व्यवस्था है, जो स्तर है, जो गिरता जा रहा है, उस पर उन्होंने कहा कि जहां पर बातचीत हुई नहीं होती है, जहां एक दूसरे पर कीचड़ उछाला जाता है, जहां पर आरोप लगाने के लिए कितना भी स्तर नीचे गिरा दिया जाता है, ऐसी जगह जाकर के मैं अपनी बात जब नहीं रख पाऊंगा। क्या प्रधानमंत्री जी ने शुक्ला जी उनसे बिना मशवरे के ये फैसला ले लिया होगा? तो यदि प्रधानमंत्री जी को ये पहले बता देते तो शायद ज्यादा अच्छा होता। विस्तार पूर्वक कि उन्होंने अपने हमारे बताया, हमारे इंटरव्यू में बताया, पूरा नहीं होता, वहां पर अपनी बात रखने का मौका नहीं दिया जाता, और जहां पर मौका नहीं दिया जाता, संदेश नहीं पहुंचा पा रहे हैं सांसद, तो फिर वहां जाने का कोई फायदा नहीं। ये एक कॉल है, एक वेकिंग कॉल दी है उन्होंने तमाम सांसदों को और खासतौर पर संतों को जो कि सत्ता पर काबिज हैं। सोचने की जरूरत है इस पर। मुद्दा मिलता है।